कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है चार दोस्तों को, जिनमें से पॉल और रूबी भी दो हैं। ये चारों दोस्त भूटान की वैलीज में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग और उनके टेम्पल्स भी दिखते हैं। और अब ये एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर पॉल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो चट्टानों के बीच में एक गड्ढे में वो गिर जाता है। ये देखकर पॉल के तीनों दोस्त उस गड्ढे की तरफ आते हैं और अब पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे उस गड्ढे में नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये एक गुफा है। वो पॉल को देखता है जो वहाँ पर बैठा है और वो देखता है कि पॉल वहाँ पर बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है, यानी कि वो चैंटिंग कर रहा होता है। और उसके सामने एक बहुत सा अजीब सा स्केलेटन होता है, जिसका साइज एक आम स्केलेटन से बहुत बड़ा है। उसके पास और भी बहुत सारे छोटे से स्केलेटन होते हैं जो उसके सामने झुके हुए होते हैं। पॉल के दोस्त को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो पॉल के पास जाता है। पॉल बिना हिले डुले उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मारे जाओगे, लेकिन वो पॉल को अपने कंधे पर उठाकर वापस ऊपर ले आता है। इसके बाद वो देखते हैं कि सामने एक वुडन घर है, जिसके अंदर वो पॉल को ले आते हैं। और अब यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब ये चारों यहाँ से फिलहाल निकल नहीं सकते। पॉल और रूबी के जो दोस्त होते हैं वो खाने के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। पॉल अब भी पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं होता। रूबी देखती है कि उसके हाथों में एक बम्बू का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रूबी उससे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेती है और बजाना शुरू करती है। इसके बाद वो बाहर जाती है और तब उसके सामने एक बहुत अजीब सा साया दिखाई देता है। वो साया रूबी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब रूबी उससे अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर चली जाती है और उस घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर आकर वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद वो अजीब सा साया नॉक भी करता है। रूबी पूरी तरह से डर जाती है। अब कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्त अंदर आते हैं। वो रूबी को बताते हैं कि उन्होंने बाहर किसी को नहीं देखा, लेकिन रूबी अब भी पूरी तरह से डरी हुई होती है। आज यहाँ पर इनका दूसरा दिन है। रात को ये सब के सब सो जाते हैं और जब सब के सब सो रहे होते हैं तो पॉल उठकर रूबी के कान में कुछ कहता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पॉल घर में नहीं होता। उसके पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। अब इन तीनों को नहीं पता कि पॉल कहाँ गया है, इसलिए वो तीनों के तीनों उसके कदमों का पीछा करके पॉल की तरफ बढ़ते हैं और उसको ढूंढ लेते हैं। पॉल एक चट्टान के किनारे पर होता है। उसके हाथ में वो बैम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो बजा रहा होता है। और अब यहाँ पर पॉल का दोस्त उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से इस तरह अकेले नहीं जा सकते, हम सब तुम्हारे लिए डर गए थे। और पॉल यहाँ पर कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसके बाद रूबी, जिसके कान पर उसने रात को कुछ कहा था, वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है और अपने दोनों साथियों को मार देती है। जिसके बाद वो पॉल की तरफ देखती है। पॉल भी उसी को देख रहा होता है। अब रूबी अपनी भी जान ले लेती है। ऐसा लगता है कि पॉल ने इन तीनों को मारा है। ये कहानी दिखाई जाती है 1995 की। अब ये कहानी 23 साल आगे यानी कि 2018 में जाती है, जहाँ पर हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। जेम्स की पत्नी और उसके बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई होती है। अब वो अकेला है। वो एक सिक्योरिटी स्टोर को ऑपरेट करता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी में अपने पूरे परिवार को खोने के बाद पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। जेम्स एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो अपने बर्थडे का कूपन देता है, जो कि बहुत पुराना होता है। हालांकि आज उसका बर्थडे नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट वाले उसका कूपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद उसे फूड फ्री में दिया जाता है। इसके बाद जेम्स जब अपने घर आता है तो वहाँ पर उसके दोस्त की बेटी, जिसका नाम एमेंडा है, वो उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल आज के दिन एमेंडा के पिता की मृत्यु हो गई थी और जेम्स के परिवार की भी आज के दिन मृत्यु हुई थी। जेम्स अमेंडा की मॉम नोरा को भी अच्छे से जानता है। अमेंडा जेम्स को कहती है कि मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है। ये पूरी दुनिया एक भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ हमारे सोच से पैदा होती है। जिस चीज को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं वही हमारे साथ होती है। इसके बाद अमेंडा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अमेंडा की मॉम जब उसके कमरे में जाती है तो अमेंडा वहाँ पर नहीं होती। और बाथरूम में जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी कि एम्प्टी मैन ने मुझसे करवाया है। अमेंडा की मॉम को ये मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पर पुलिस को और जेम्स को बुलाती है। जेम्स देखता है कि वहाँ पर एक पोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर है, जिसके पीछे ट्यूल्पा लिखा होता है। इसके बाद जेम्स अमेंडा की दोस्त से स्कूल में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्त कार पर बैठी हुई होती है। तब बाहर वो एक साया दिखती है, जिससे वो डर जाती है। और अब वो जेम्स को बताती है कि 2 दिन पहले अमेंडा के साथ हम सब के सब दोस्त एक ब्रिज पर गए थे, जहाँ पर अमेंडा ने हमें एम्प्टी मैन के बारे में बताया था, जो यहाँ का लोकल लेजेंड है।
साथ ही में उसने ये भी कहा था कि अगर शाम के वक्त तुम्हें यहाँ पर कोई खाली बोतल मिले, उसमें फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचने से वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। पहले दिन सिर्फ तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी, दूसरे दिन वो तुम्हें दिखेगा और तीसरे दिन वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। एमेंडा की बात मानकर हम सब ने भी खाली बोतल ढूंढ के उसमें फूंक मारा था और एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था, जिसके बाद हमें अजीब सी आवाज सुनाई दी। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने एमेंडा को इस घटना के अगले दिन अपने दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था और अब वो जेम्स को अपने सभी दोस्तों के एड्रेस को लिख कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जेम्स इसके बाद उसके सभी दोस्तों के घर जाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन एक दोस्त के घर में उसे उसी इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर मिलता है जो एमेंडा के घर में था और अब जेम्स उसी ब्रिज पर आता है जहाँ पर इन सब ने खाली बोतल पे फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। वहाँ पर जेम्स को भी एक खाली बोतल मिलती है जिसमें वो ब्लो करता है और जब वहाँ से जा रहा होता है तब उसे एक मेटल की आवाज सुनाई देती है जो ब्रिज के नीचे से आती है और जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सभी के सभी बच्चे जिन्होंने बोतल में फूंक मारा था उनकी लाशें उधर होती है। यहाँ पर भी वही मैसेज होता है जो एमेंडा के घर पे मिरर पर लिखा हुआ था, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स इस घटना के बारे में पुलिस को बता देता है और अब जिस लड़की ने जेम्स को उसके सब दोस्तों के एड्रेस दिए थे वो भी मर जाती है। दरअसल अब तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई होती है उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद अपनी जान ली है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। इसीलिए वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनेट पर पोंटिफिक्स सोसाइटी और ट्यूलपा को सर्च करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मानना ये है कि डीप मेडिटेशन से, ध्यान से किसी भी चीज को रियलिटी में लाया जा सकता है। जेम्स से सब कुछ जानने के बाद उसे इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ पर उसे रिसेप्शन पर एक फॉर्म को फिल करने के लिए दिया जाता है जो यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान को दिया जाता है, लेकिन जेम्स उसे फिल नहीं करता और अब वो एक रूम में जाता है जहाँ पर एक आदमी जो कि यहाँ का हेड होता है वो सबको एक स्पीच देता है। उसकी बातें हुबहू वैसी ही थी जो जेम्स ने एमेंडा से कही थी और वो कहता है कि ये मैसेज एम्प्टी मैन की तरफ से है। दरअसल ये भी एम्प्टी मैन का फॉलोअर है। अब स्पीच खत्म होने के बाद जेम्स उस हेड से मिलता है और एम्प्टी मैन के बारे में उसे पूछता है। हेड उसे बताता है कि एम्प्टी मैन एक तरह की पावर है, वो तब तक अपने फॉलोअर्स की विश को पूरा करता है जब तक उसके फॉलोअर्स पूरी तरह से उस पर यकीन करते हैं। दरअसल जेम्स अब भी एमेंडा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसका अब तक कोई पता नहीं चला। यहाँ पर वो एक लड़के से एमेंडा के बारे में पूछता है और वो भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जेम्स अब यहाँ पर एमेंडा को ढूंढने लगता है। वो एक जगह जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठकर ब्लैक पेपर को देख रहे होते हैं, साथ ही एक रिकॉर्डिंग को भी सुन रहे होते हैं। जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ कुछ लोग चेयर पे बैठे होते हैं और ये सब के सब एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं। जेम्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर उसे वही लड़का मिलता है जिससे उसने एमेंडा के बारे में पूछा था और अब वो उसे बताता है कि एमेंडा को यहाँ से पोंटिफिक्स के कैंपस में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है जो कि एक जंगल में है। तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। जेम्स किसी भी कीमत पर अपनी दोस्त की बेटी एमेंडा को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो जंगल में जाता है जहाँ पर उसे एक कैबिन मिलता है। जब वो उस कैबिन के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होती है। फाइल्स में एमेंडा के साथ साथ जेम्स की भी फाइल होती है जो पूरी तरह से ब्लैंक होती है। अब जेम्स यहाँ से दूसरे कैबिन में जाता है जहाँ पर बहुत सारे वीडियो कैसेट्स होते हैं और वो इनमें से कैसेट को प्ले करता है जिसमें बहुत सारे लोग एक आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती है और अब जब रात हो जाती है तो जेम्स को कुछ आवाजें आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि पानी के दूसरी तरफ आग के चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आग के चारों तरफ घूम रहे हैं। जेम्स हैरानी से उन सबको देख रहा होता है और तभी वो आग आसमान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। जेम्स ये देखकर घबरा जाता है और अब वहाँ आग के चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं वो जेम्स को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग जेम्स को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन जेम्स यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसलिए वो एमेंडा के मॉम के पास आता है और उसे बताता है कि एमेंडा ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है जो कि एम्प्टी मैन पर विश्वास रखते हैं। वो सब उसकी पूजा करते हैं और अब यहाँ पर एक कॉल आता है। जेम्स जब उस कॉल को उठाता है तो कोई उसके कान पर कुछ विस्पर करता है। इसके बाद जेम्स एमेंडा की मॉम को कहता है कि कल्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्होंने ही इन सब बच्चों को मारा है। तुम्हारी जान को भी खतरा है, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाता हूँ। दरअसल ये दोनों हमेशा से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई।
और अब जेम्स अमेंडा की मॉम को एक होटल में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। जेम्स जब सो रहा होता है तो तभी अचानक से वो डर कर उठ जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक साया है। वो उस साये के मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो गायब हो जाता है। और अब अगली सुबह फिर से एक बार जेम्स उस इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का जिसने उसे फॉरेस्ट के बारे में कहा था वो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा है। अब जेम्स उनका पीछा करता है। वो सब के सब हॉस्पिटल जाते हैं। जेम्स भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जेम्स देखता है कि वो सब के सब एक आदमी के सामने झुक गए हैं जो आदमी हॉस्पिटल में कोमा में है। जेम्स अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए वो बाहर निकलकर उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने उसे उस जंगल के बारे में बताया था। और टॉर्चर करने के बाद वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप के लोगों ने तुम्हें वहाँ पर भेजने के लिए कहा था। जेम्स उससे हॉस्पिटल वाले आदमी के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन उस आदमी के जरिए हमसे बात करता है। जेम्स को इसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए शाम होने पर वो एक बार फिर से पोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट जाता है। वो उस जगह जाता है जहाँ पर सभी फाइल्स होती है। यहाँ पर एक फाइल नंबर 14 होती है जिस पर लिखा होता है मैनिफेस्टेशन। और जब वो उस फाइल को खोलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो जेम्स की ही फाइल होती है जिसमें उसके परिवार के बारे में सब कुछ लिखा होता है। साथ ही में उस कूपन के बारे में भी जो उसका बर्थडे कूपन था जो मात्र 3 दिन पहले उसने फ्री का खाना खाने के लिए यूज किया था। फाइल में जेम्स की फोटो भी होती है। जेम्स को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो फिर से उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो आदमी कोमा में है। और रिसेप्शन में वो एक लेडी से पूछता है कि वो आदमी कौन है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो पिछले 23 सालों से कोमा में है। और अब जब जेम्स उस रूम में जाता है जहाँ पर वो आदमी है तो वो देखता है कि वहाँ पर एमेंडा भी है। वो एमेंडा से पूछता है कि ये कौन है। एमेंडा कहती है कि पिछले 500 सालों में आज से 23 साल पहले एम्प्टी मैन ने एक आदमी को पोसेस किया था। वो आदमी यही है। एम्प्टी मैन इसी आदमी के जरिए हमसे बात करता है। और अब जेम्स एमेंडा की मॉम को कॉल करता है लेकिन वो उसे पहचानने से सीधा सीधा मना कर देती है। जेम्स को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। दरअसल उसके सामने जो आदमी कोमा में है ये पॉल है जो आज से 23 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ भूटान गया था। और अब एमेंडा जेम्स को बताती है इसकी बॉडी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, इसलिए एम्प्टी मैन के लिए नई बॉडी यानी कि वेसल की जरूरत है। और हमने तुम्हें चुना है। तुम्हारी अब तक जितनी भी यादें तुम्हारे साथ है वो सब फैब्रिकेटेड है, यानी कि उन यादों को हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं घटा। और इसीलिए एमेंडा की मॉम उसे नहीं पहचान पा रही होती है क्योंकि उसने एमेंडा की मॉम के साथ कभी वक्त बिताया ही नहीं। एमेंडा कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरी मॉम का अफेयर है क्योंकि वो याद भी मैंने तुम्हारे दिमाग में बनाई थी। क्योंकि नई वेसल के अंदर फियर और गिल्ट होना बहुत जरूरी है। तुम हमारे नए ट्यूलपा हो। और अब जेम्स तड़पने लगता है। उसकी कॉन्शियसनेस उसी जगह चली जाती है जहाँ पर आज से 23 साल पहले पॉल एक स्केलेटन के सामने बैठा हुआ था। इसके बाद एम्प्टी मैन की सोल उसके अंदर चली जाती है और अब जेम्स के अंदर एम्प्टी मैन का पूरी तरह से कंट्रोल है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में वो वक्त दिखाया जाता है जब एमेंडा के पिता की मृत्यु हुई थी। तब जेम्स उसके घर पर गया था जहाँ पर वो एमेंडा की मॉम के साथ इंटीमेट हुआ था। और ठीक उसी वक्त जेम्स के परिवार की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जेम्स जो कि पूरी तरह से एम्प्टी मैन के कब्जे में है वो वापस अपने घर आता है। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वो एक इंसान नहीं है, वो एक ट्यूलपा है जिसका जन्म आज से 3 दिन पहले हुआ है। उसे इस बात पर इसलिए भी विश्वास है क्योंकि एमेंडा की मॉम जिसके साथ उसका अफेयर है वो भी उसे नहीं पहचानती, यानी कि उसकी सारी यादें बनी हुई है। और अब जेम्स उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर पॉल की बॉडी होती है। वहाँ जाकर वो पॉल को गोली से मार देता है। इसके बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसके सामने झुक जाता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।